इस इमेज को जरा गौर से देखिए क्योंकि ये हमारे प्लेनेट अर्थ से दूर एक ऐसी जगह है जहां पर एलियन लाइफ होने की पॉसिबिलिटी 99% है। एंड बाय द वे ये मैं नहीं बल्कि जनवरी 2026 का नासा का एक स्टेटमेंट बोलता है। देखो ये है जुपिटर का सबसे मिस्टीरियस मून यूरोपा, एक ऐसा मून जो भले ही हमारे मून के कंपैरिजन में छोटा हो लेकिन ये हमारे प्लेनेट अर्थ पर मौजूद टोटल ओशियनिक वाटर का लगभग 10 गुना ज्यादा पानी अपने अंदर समाये हुए है। लेकिन यूरोपा की असली मिस्ट्री इसका साइज या फिर इतना ज्यादा पानी होल्ड करना नहीं बल्कि इसके ऊपर मिलने वाला वो लाल कलर का सब्सटेंस है जो जिंदा जीव भी बना सकते हैं। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की ये वीडियो मिशंस बाय मिशंस और एविडेंसेस बाय एविडेंसेस यूरोपा की वो सारी ही मिस्ट्रीज आपके सामने रखेगी जिसे जानने और समझने के बाद एलियन लाइफ की एग्जिस्टेंस को लेकर आपका नजरिया एक ही झटके में बदल जाएगा। गाइस जरा सोचो, एक बंदा कैंडल की रोशनी में हाथ से बने हुए टेलीस्कोप से स्पेस में कुछ ऐसा देखता है जो कई दशकों से हमारे प्लेनेट अर्थ से छिपा हुआ था, लेकिन बावजूद इसके उसे प्राइज में अवार्ड नहीं बल्कि जेल की सलाखें दी जाती हैं। असल में 8 जनवरी 1610 को इटली के एक फेमस एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीलाई ने जब सबसे पहली बार जुपिटर के मून यूरोपा को डिस्कवर किया तो उनकी इस डिस्कवरी ने उस समय के लोगों की यूनिवर्स को लेकर बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ही चैलेंज कर डाला। असल में उस समय के लोगों को ये लगता था कि अर्थ सन के चारों तरफ नहीं बल्कि सन अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। अब क्योंकि गैलीलियो की इस डिस्कवरी ने उनके प्रिंसिपल को ही चैलेंज कर दिया तो इतनी महान डिस्कवरी करने के बावजूद भी चर्च ने इस एस्ट्रोनॉमर को कई सालों तक जेल में ही बंद रखा और प्रैक्टिकली यूरोपा डिस्कवर होने के बावजूद भी 363 सालों तक स्पेस में मौजूद बस एक ऑर्डिनरी डॉट ही बना रहा। लेकिन फिर आया साल 1973 जिसने लिटरली सब कुछ बदल कर रख दिया। असल में साल 1973 में पायोनियर 10 सबसे पहला वो स्पेसक्राफ्ट बना जो जुपिटर के पास से गुजरा। इंटरेस्टिंगली इसी टाइम पीरियड के दौरान इस स्पेसक्राफ्ट ने नासा को यूरोपा की सबसे पहली इस इमेज को भेजा, जिसे देखने के बाद आपकी ही तरह नासा के रिसर्चर्स को भी ये एक सिंपल सा ठीक वैसा ही मून लग रहा था जैसा हमारे प्लेनेट अर्थ के पास है। बट गेस व्हाट, उनका ये भ्रम बहुत जल्द टूटने वाला था। साल 1979 वॉयेजर 1 और 2 यूरोपा की इस इमेज को एक बार फिर से नासा के साइंटिस्ट को भेजते हैं, लेकिन इस बार जैसे ही ये इमेज उन रिसर्चर्स के द्वारा देखी गई उनके पैरों की नीचे की जमीन खिसक गई। देखो, अगर आप भी डीपली इस इमेज को देखोगे तो आपको ये बात पूरे तरीके से क्लियर होगी कि यूरोपा के सरफेस पर हमारे मून की तरह बड़े बड़े और गहरे क्रेटर्स मौजूद नहीं है, बल्कि इससे उलट उसका सरफेस पूरे ही तरीके से स्मूथ है। और यही चीज ऑनेस्टली काफी ज्यादा कंसर्निंग है क्योंकि देखो, इस यूनिवर्स में मौजूद हर एक प्लेनेट और हर एक मून के ऊपर हमें इंपैक्ट क्रेटर्स के वो निशान देखने को मिलते हैं जो कि एस्ट्रॉइड और मीटियोर के टकराने से बनते हैं। लेकिन बात अगर यूरोपा मून की जाए तो इसका सरफेस इतना ज्यादा स्मूथ है कि इसे देखने पर ऐसा लगता है कि मानो इसे बार बार रिपेयर करके बिल्कुल ठीक बनाया जाता हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर आप एक बार फिर से यूरोपा की इस इमेज को देखेंगे तो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा अजीबोगरीब और कई किलोमीटर लंबी फैली हुई अजीब सी लाइंस भी देखने को मिलेंगी, जिन्हें देखने के बाद ये लगता है कि इन लाइंस को इंटेंशनली इसके ऊपर बनाया गया हो। एंड बाय द वे, ये कोई मेरी फालतू की बातें नहीं बल्कि वो ऑथेंटिक डेटा है जिसे वॉयेजर ने कंफर्म किया था। असल में इसी टाइम पीरियड में जब वॉयेजर ने कुछ दिन के बाद दोबारा से यूरोपा की इन इमेजेस को भेजा तो इस बार उन लाइंस ने न सिर्फ अपने पैटर्न को चेंज किया बल्कि वो काफी हद तक अपनी लोकेशन को भी बदल चुकी थी। और ये है यूरोपा की वो सबसे पहली ऐसी मिस्ट्री जिसका सामना हम इंसानों ने किया था। अब देखो गाइस, क्योंकि इस मिस्ट्री को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता था तो इसके राज से पर्दा उठाने के लिए साल 1989 में नासा गैलीलियो नाम के अपने एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को भी लॉन्च करता है जो जैसे ही यूरोपा के पास पहुंचता है इस मिस्ट्री को सॉल्व करना तो छोड़ ही दीजिए, उसने हमारे सामने 3 ऐसी नई मिस्ट्रीज लाकर खड़ी कर दी जिसने प्रैक्टिकली पूरी दुनिया को हिला दिया। 6 साल, इतने समय में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने हमारा पूरा सोलर सिस्टम क्रॉस किया और फाइनली जब साल 1995 में वो यूरोपा के पास पहुंचा तब जाकर ये स्पेसक्राफ्ट एक बेहद ही अजीब सी
हरकत को शुरू करता है। असल में नासा ने ये देखा कि जैसे जैसे उनका स्पेसक्राफ्ट यूरोपा की तरफ बढ़ रहा है, वो न सिर्फ फॉल्स डेटा अर्थ को भेज रहा है, बल्कि उसका कम्युनिकेशन बार बार टूट भी रहा है, जिससे ये बात ऑलमोस्ट क्लियर हुई कि यूरोपा के आसपास कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर मौजूद है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के बीच आ रहा है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर वो है क्या? वेल गाइज, इसका पॉसिबली आंसर हो सकता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। देखो, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रैक्टिकली तब बनती है जब कोई इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव लिक्विड एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है। अब क्योंकि जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा पावरफुल है और यूरोपा उसके काफी ज्यादा नजदीक है, तो मे बी इसी रीजन से यूरोपा के आसपास इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। लेकिन फिर भी सवाल तो यह है कि आखिर यूरोपा के अंदर कौन सा इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव लिक्विड बह रहा है जिसकी वजह से ये फिनोमेना जनरेट होता है? वेल गाइज, इसका जवाब हमें जानने को मिला साल 2000 में। असल में साल 2000 में डॉक्टर मार्गरेट केवेल्सन और उनकी टीम ने लगातार कड़ी रिसर्च करने के बाद ये बात पूरे तरीके से क्लियर करी कि यूरोपा का सरफेस लगभग 15 से 25 किलोमीटर थिक एक बर्फ की चादर है, लेकिन उसके नीचे 60 से 150 किलोमीटर गहरा गर्म पानी का समुद्र है। अब आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको यह बता दूं कि अर्थ पर सबसे डीपेस्ट ओशियनिक पॉइंट मैरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई सिर्फ 11 किलोमीटर है। यानी कि यूरोपा का ओशियन अर्थ के ओशियन के कंपैरिजन में लगभग 10 गुना ज्यादा गहरा है। और क्योंकि उस पानी में अर्थ की तरह नमक मौजूद है, तो यही नमक जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिएक्ट करके यूरोपा के आसपास इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। अब ये जानने के बाद मुझे पक्का पता है कि बहुत से साइंस लवर्स के दिमाग में यह आया होगा कि भाई यूरोपा तो एक ऐसी जगह पे है जहां पर काफी ज्यादा ठंड रहती है, तो आखिर उसका ये समुद्र जमता क्यों नहीं? देखो, जुपिटर की ग्रेविटी इतनी मैसिव है कि वो यूरोपा को एक रबर बॉल की तरह कंटिन्यूअसली स्क्वीज करके स्ट्रेच करती है। अब जब ये प्रोसेस होता है तो लगातार प्रेशर पड़ने की वजह से यूरोपा का कोर और मेंटल गर्म बना रहता है। अब जब ये गर्मी कोर से निकलती है तो ये उसके अंडरग्राउंड ओशियन के पानी को ठीक वैसे ही लिक्विड फॉर्म में रखती है जैसा हमें हमारे प्लेनेट अर्थ के ऊपर देखने को मिलता है। और इसी पॉइंट से जनरेट होती है वो सबसे पहली पॉसिबिलिटी जो हमें ये बताती है कि शायद यूरोपा के समुद्र के अंदर भी ठीक वैसी ही ओशियनिक लाइफ मौजूद हो सकती है जैसा हमें हमारे प्लेनेट अर्थ पर देखने को मिलती है। क्योंकि देखो, अर्थ पर भी डीप ओशियन में जब सी फ्लोर से गर्म पानी ऊपर की तरफ उड़ता है तो वो जीरो सनलाइट और नियर नो ऑक्सीजन वाली कंडीशन में भी अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम्स को डेवलप करता है, जिसमें कुछ स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया डेवलप होते हैं और ये एंटायर चेन सिर्फ केमिकल रिएक्शन पर जिंदा रहती है। तो अब अगर ये प्रोसेस अर्थ पर लाइफ को फॉर्म कर सकता है तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि यही सेम चीज यूरोपा के समुद्र के अंदर भी एलियन लाइफ को सस्टेन करती हो? वेल गाइस, ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है और इसी चीज का काफी हद तक ऑथेंटिक आंसर देता है गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के द्वारा यूरोपा पर खोजी गई दूसरी सबसे बड़ी मिस्ट्री। गाइस, अगर आपको याद हो तो अब से कुछ मिनट पहले मैंने आपको वॉयेजर के द्वारा भेजी गई यूरोपा की उन लाइंस के बारे में बताया था जो प्रैक्टिकली अपनी जगह को चेंज करती थी। इंटरेस्टिंगली, वॉयेजर की तरह गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने भी इस बात को कंफर्म किया कि यूरोपा के ऊपर मौजूद ये लाइंस अपनी जगह को सच में बदलती हैं। लेकिन ये पॉसिबल हो कैसे सकता है? असल में साल 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की डॉक्टर ब्रिटनी शिमिट ने नेचर जर्नल में अपनी एक स्टडी को पब्लिश किया, जिसमें उनके अकॉर्डिंग जब यूरोपा के समुद्र का गर्म पानी नीचे से ऊपर सरफेस पर आता है तो वो बर्फ के ब्लॉक को पिघलाकर उन्हें अपनी जगह से दूर ले जाता है, जिसके बाद जब वो पानी धीरे धीरे ठंडा होता है तो ये दोबारा से ब्लॉक्स को अलग जगह पर जाकर रीअरेंज कर देता है। रिजल्ट, कुछ ही दिनों में हमें यूरोपा के ऊपर बनने वाली लाइंस साफ होती हुई नजर आती है और कभी कभी ये अपनी जगह को भी बदल देती हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, देखो, डॉक्टर ब्रिटनी की यही एक्सप्लेनेशन यूरोपा के ऊपर लाइफ होने की पॉसिबिलिटी का इनडायरेक्ट इंडिकेशन भी है। देखो, अगर यूरोपा का ओशियनिक वाटर बर्फ को पिघलाकर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है तो इससे बात क्लियर होती है कि वो पानी एक जगह पर रुका हुआ नहीं बल्कि मूविंग है, और अगर वो मूविंग है तो वो अपने साथ मिनरल्स और केमिकल्स को भी शिफ्ट करता होगा। यानी कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये एग्जैक्टली वही सेम प्रोसेस है जो आज की डेट में हमें हमारे प्लेनेट के भी उन समुद्रों में देखने को मिलता है जहां पर काफी ज्यादा ठंड होती है और उनका ऊपर का पानी जम जाता है। अब जब अर्थ पर भी ये प्रोसेस होती है तो ये रिच मिनरल्स को धीरे धीरे डीप ओशियन तक ले जाता है और उन्हीं की वजह से वहां पर डीप सी क्रिएचर्स बिना ऑक्सीजन और सनलाइट के आराम से अपने इकोसिस्टम को डेवलप कर लेते हैं। तो अगर इस चीज को
एक बड़ी पिक्चर में देखा जाए तो अगर ये चीज अर्थ पर पॉसिबल हो सकती है तो भाई 99% यही सेम रिएक्शन आज की डेट में यूरोपा के अंदर भी हो रहा होगा। और अब गाइस आती है गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के द्वारा खोजी गई वो तीसरी सबसे बड़ी मिस्ट्री, जिसे जानने के बाद ये सारी ही चीजें आपको बहुत छोटी लगने लगेंगी। इस इमेज को जरा गौर से देखिए। क्या आपको यूरोपा के ऊपर एक अजीब सा रेड कलर का सब्सटेंस नजर आ रहा है? वेल गाइस, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसने पिछले काफी सालों से हमारे बड़े से बड़े रिसर्चर्स की रातों की नींदें उड़ा रखी है। असल में साल 2003 में इस पर डीप रिसर्च करने के बाद एक इटालियन साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी कि यूरोपा के सरफेस पर सल्फर ट्रेसेस की वजह से हमें कुछ इस तरीके के रेड कलर के पैचेस बनते हुए दिखाई देते हैं। इंटरेस्टिंगली अपनी इसी रिपोर्ट में आगे जाकर उन्होंने इस बात को भी क्लियर किया कि ये सल्फर ट्रेसेस कुछ और नहीं बल्कि लिविंग बैक्टीरिया के पॉसिबली वेस्ट है। यानी कि इस इमेज में ये जो रेड सब्सटेंस आपको दिख रहा है ये एलियन लाइफ का वेस्ट हो सकता है जो हमें आज भी नजर आ रहा हो, लेकिन क्योंकि अभी तक हम इसे सही से पहचान नहीं पाए हैं तो बस हम इसे कंफर्म नहीं कर सकते। बट यहाँ पर कहानी और ज्यादा इंटेंस तब हो जाती है जब साल 2015 में इस थ्योरी को भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने चैलेंज किया। असल में साल 2015 में ईएसए ने इस सब्सटेंस पर रिसर्च करके पूरी दुनिया को यह बताया कि ये कुछ और नहीं बल्कि सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक है, जो जुपिटर की इंटेंस रेडिएशन से रिएक्ट करके कुछ इस तरीके का ब्राउन रेड हो गया है। लेकिन गाइज सच तो ये है कि साइंटिफिकली इस एक्सप्लेनेशन में एक बहुत बड़ा लोचा है। असल में देखो, अगर ये यूरोपा के समुद्र का नमक है जो जुपिटर की रेडिएशन से रिएक्ट कर रहा है तो ये सब्सटेंस यूरोपा के ऊपर हर वक्त मौजूद होना चाहिए, राइट? बट गाइज सच तो ये है कि ये सब्सटेंस हमें कंटिन्यूअस टाइम फ्रेम में कभी भी लगातार देखने को मिलता ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए साल 2016 में यूरोपा के ऊपर था, 2017 में गायब हो गया, 2000 मिड में दोबारा से ट्रैक हुआ और 2020 तक गायब रहा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आज की डेट में जब आप इस वीडियो क्लिप को देख रहे हैं तब भी ये सब्सटेंस इतना ज्यादा इर्रेगुलर है कि ये कभी भी अपनी पोजीशन को भी चेंज कर लेता है और कभी भी वहां से गायब हो जाता है, जो इस चीज को पूरे ही तरीके से भाई क्लियर करता है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो एक्सप्लेनेशन थी ये साइंटिफिकली तो सही बिल्कुल भी नहीं थी। और शायद इसलिए साल 2024 में नासा ने लिटरली $5.2 बिलियन खर्च करके अपने यूरोपा क्लिपर मिशन को इस मून की तरफ लॉन्च किया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यह है कि क्या सिर्फ इस रेड कलर के सब्सटेंस की वजह से ही $5.2 बिलियन का खर्च नासा जैसी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने किया? वेल गाइस, इसका बिल्कुल सही आंसर है नहीं, क्योंकि अब मैं आपके सामने वो इंसिडेंट्स रखने जा रहा हूं जिसे जानने और देखने के बाद आपको ये बात बखूबी समझ में आ जाएगी कि नासा यूरोपा के बारे में 100% कुछ ऐसा जरूर जानता है जो आज तक भी आम लोगों के साथ शेयर नहीं किया गया। साल 2003 नासा अपने सबसे पावरफुल स्पेसक्राफ्ट यानी कि गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को इंटेंशनली जुपिटर में जाकर क्रैश करवा देता है। लेकिन सवाल तो यह है कि नासा ने ऐसा किया क्यों? असल में इसका ऑफिशियल रीजन दिया गया यूरोपा की बायोलॉजिकल कंटामिनेशन को प्रिवेंट करना, ताकि अर्थ के माइक्रोब्स यूरोपा के ओशन के अंदर ना पहुंच जाएं। अब देखो, प्रैक्टिकली ये चीज हमें समझ में आती है क्योंकि प्लेनेटरी प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल ये करने की इजाजत देता है। लेकिन सवाल तो यह है कि अगर यूरोपा पे कोई लाइफ मौजूद ही नहीं है तो कंटामिनेशन का डर है क्यों? ये चीज हमें अलग अलग प्लैनेट्स पर आज तक कभी भी होती हुई नजर नहीं आई, तो आखिर स्पेशली यूरोपा को ही प्रोटेक्ट करने के लिए वहां से अपने स्पेसक्राफ्ट को क्यों हटाया गया? इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो हमें देखने को मिला साल 2018 में। असल में साल 2018 में डॉक्टर जियांगे जियाई नासा के द्वारा ही आर्काइव किए गए उनके गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के डेटा को दोबारा से एग्जामिन करते हैं। इंटरेस्टिंगली इस बार वो इस डेटा में प्लूम के एग्जिस्टेंस को डिस्कवर करते हैं। असल में प्लूम बेसिकली पानी के वो फाउंटेन होते हैं जो बहुत तेज स्पीड और एनर्जी के साथ सरफेस से ऊपर आउटर स्पेस की तरफ निकलते हैं। अब बात अगर इस डेटा की जाए तो ये डेटा इस बात को कंफर्म करता है कि यूरोपा के ऊपर 200 किलोमीटर तक की हाइट तक के प्लूम जनरेट होते हैं। मींस यहाँ पर एक्टिव केमिकल लाइफ चेन मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसी डेटा से साल 2026 में अल इमरान यूरोपा के ऊपर अमोनिया के ट्रेसेस को भी डिटेक्ट करते हैं। यानी कि एक ही स्पेसक्राफ्ट, एक ही डेटा, लेकिन बावजूद इसके भी इनिशियली नासा ने इन सारी ही चीजों के बारे में दुनिया को नहीं बताया और प्रैक्टिकली यहीं से ही
नासा की हरकतें और ज्यादा सस्पिशियस हो जाती हैं। देखो, हबल टेलीस्कोप ने 2012 से 2016 तक क्लियरली यूरोपा के साउथ पोल पर वाटर मॉलिक्यूल्स को टूटते हुए डिटेक्ट किया था। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर भाई ऑक्सीजन भी बन रही है। समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन। लेकिन बावजूद इसके भी इतनी बड़ी डिस्कवरी के बाद भी कोई भी फॉलो अप नहीं लिया गया। सिर्फ एक बार पूरी दुनिया को बताया गया और उसके बाद कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इस सेक्टर में आज भी हमारे पास मौजूद नहीं है। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है दोस्तों कि गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के थर्मल डेटा ने यूरोपा के साउथ पोल पर क्लियरली एक हॉट स्पॉट को डिटेक्ट किया था, जिसके बाद नासा ने ऑफिशियली उसका अनाउंसमेंट भी दिया। लेकिन फिर वो टॉपिक भी बंद हो गया और आज तक उसकी भी कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है। तो अब सवाल तो यह है कि अगर वहां पर कुछ भी नहीं है और यूरोपा एक ऑर्डिनरी सा मून है, तो ये सारी चीजें छुपाने की जरूरत ही क्या है, राइट? वेल गाइस, अब सबसे अजीब और इंटरेस्टिंग बात आपके सामने आने वाली है। असल में साल 1982 में आर्थर सी क्लार्क ने 2010 ओडेसी 2 नाम के एक नॉवल को पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि एक एडवांस सिविलाइजेशन जिसे मोनोलिथ कहा जाता है, उन्होंने जुपिटर को एक नए स्टार लूसीफर में कन्वर्ट कर दिया है और उनका मकसद था यूरोपा की वर्क को पिघलाना ताकि वो ओशियन में पनप रही नई एलियन स्पीशी को डेवलप कर सके। इसके बाद वो आगे अपनी बुक में ये प्रिंट करते हैं कि जब ये चीज हुई तो यूरोपा पर मौजूद दूसरी एलियन सिविलाइजेशन ने प्रैक्टिकली सारी दुनिया को यह वार्न किया कि कोई भी इंसान या फिर दूसरी सिविलाइजेशन यूरोपा पर लैंड नहीं करेगी। ऑनेस्टली पूरी कहानी साइंस फिक्शनल है, एक नॉवल के अंदर लिखी गई है, बिल्कुल सही बात। लेकिन यहीं पर ही कुछ चीजें रिसर्चर्स को आज तक खटकती हैं। अब देखो, सबसे पहले बात अगर इस नॉवल के राइटर की जाए तो उनका कनेक्शन नो डाउट नासा के बड़े बड़े रिसर्चर्स के साथ रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो इस नॉवल को 1982 में पब्लिश किया गया था और यहीं से ही चीजें स्कैरी हो जाती हैं। असल में जब साल 1982 में पूरी दुनिया के सामने यूरोपा की सिर्फ इस एक ब्लड इमेज को ही रखा गया था, उसी टाइम पीरियड पर क्लार्क अपने नोवेल में ये लिखते हैं, यूरोपा के ऊपर बर्फ है, नीचे ओशियन है, उसमें लाइफ है और वहां लैंड मत करना। तीनों चीजें आज साइंटिफिकली वैलिडेट हो चुकी हैं और लैंडिंग वाली वार्निंग, भाई प्रैक्टिकली नासा का $5 बिलियन का मिशन भी वहां पर लैंड नहीं करेगा। वो सिर्फ वहां पर फ्लाई बाय करेगा और यूरोपा की और ज्यादा केमिस्ट्री को समझने का ट्राई करेगा। अब क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है? वेल, हाँ भी और नहीं भी। तो फिर क्या इस पॉइंट पर यह माना जा सकता है कि क्लार्क को कुछ ऐसा पता था जो प्रैक्टिकली उस समय पूरी दुनिया के सामने कभी भी नहीं रखा गया? देखो, सच तो यह है कि नासा के अलावा इसकी सच्चाई कोई भी नहीं जानता है। लेकिन यहाँ तक आते आते एक बात जो पूरे तरीके से प्रूफ हो चुकी है कि भाई यूरोपा सिर्फ एक ऑर्डिनरी मून ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकली एक लिविंग पजल है जो बार बार हमें एक से बड़े एक सवाल देता रहता है। सल्फर के ट्रेसेस, मूविंग लाइंस, 200 किलोमीटर ऊंचे वाटर फाउंटेन्स, ऑक्सीजन, अमोनिया और वो मिस्टीरियस रेड सब्सटेंस जो आता है और गायब हो जाता है। अब देखो गाइस, अगर आपके दिमाग में यूरोपा को लेकर कुछ भी चल रहा हो तो उससे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते हैं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कितने लोग एग्री करते हैं। अब देखो गाइस, बहुत मेहनत करके ये सारी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। अब मुझे नहीं पता, मुझे हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो पर भी 6000 लाइक्स चाहिए। तो अपने भाई की इस रिक्वायरमेंट को पूरा करो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। और अगर आप इन्हीं तरीके की विद प्रूफ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर हफ्ते हम कुछ ना कुछ ऐसी नई मिस्ट्रीज को आपके सामने लाकर रखते हैं जिसके बारे में दुनिया को भनक तक नहीं होती। अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो 2 वीडियोस दिख रही है ना भाई, इन्हें भी चेकआउट जरूर करना, ये भी अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं एक और वीडियो में, टिल देन जय हिंद।